हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू द वीडियो इन द सीरीज ऑफ नॉर्मल लेबर। इस वीडियो में मैं आपको फिजियोलॉजी ऑफ नॉर्मल लेबर के बारे में बताऊंगी एंड व्हाट आर द इवेंट्स दैट आर अकरिंग इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ये वाला पार्ट हम इसमें कवर करेंगे। इसमें से कुछ बहुत ही बेसिक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो लेबर है दैट इज़ ए सोल ऑफ ऑब्स्टेटिक्स। तो आपको अगर ऑब्स्टेटिक्स समझना है तो सबसे पहले आपको लेबर समझना होगा। लेबर बहुत ही खास है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली इन वाइवा। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपके राउंड्स में इसके बारे में ज़रूर डिस्कशन होता रहता है। तो इसलिए मैं आपके लिए नॉलेज लेकर आई हूँ। आपको अगर वीडियो के दौरान कोई चीज़ समझ नहीं आती है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। नाउ कमिंग टू फिजियोलॉजी ऑफ नॉर्मल लेबर, वी ऑल नो दे आर इनवॉलेंट्री रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो कि पेनलेस होते हैं और जिसका सर्वाइकल डायलिटेशन या इफेसमेंट पे कोई असर नहीं होता है। ऐसा थ्रू आउट प्रेगनेंसी चलते हैं। वी हैव स्टडीड अबाउट देम in the previous video physiology of pregnancy में हमने इसको देखा है। ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन हम इनको कहते हैं। दे आर पेनलेस और इरेगुलर होते हैं। उनकी कोई फ्रीक्वेंसी का जो आने वाला टाइम है वो रेगुलर नहीं होता है। साथ ही साथ उनका यूट्राइन जो सर्विक्स है उस पर डायलिटेशन पे कोई असर नहीं होता है, ना उसका कोई फीटस पे असर होता है। दे आर ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। यही ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे जब आपका टर्म आ जाता है या जब आपका ऑनसेट ऑफ लेबर होना होता है उससे पहले यही जो पेनलेस आपके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है दे आर गेटिंग कन्वर्टेड टू लेबर पेन्स। तो लेबर पेन की कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो लेबर पेन हो रहे हैं उसमें क्या क्या आपको यहाँ पता होना चाहिए, दैट कैन बी आस्क्ड इन योर वाइवा। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंक्रोनाइजेशन जो हमारा अब अगर कोई रिदमिक अगर कोई कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं से तो शुरू होगा। जैसे हमारा हार्ट में जो वेव स्टार्ट होती है साइनस रिदम जिसे हम कहते हैं, तो वो कहाँ से होता है, तो इसी तरीके से यहाँ पे जो ऑनसेट होता है वो नियर द कॉर्नू होता है। यानी कि ऑनसेट कहाँ से होती है आपके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की? फंडस से। फंडस में भी कहाँ से? नियर द जो आपका फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग होती है उसके पास से इसका पेसमेकर यूकेन से जो वेव को उठाता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को, वहाँ से वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी एंड इट विल कम टू द होल ऑफ द यूट्रस रिथमिकली। और ये कितना टाइम लगता है यहाँ से नीचे तक आने में? इसको अराउंड 10 to 20 सेकेंड का टाइम लगता है। और ये गौर करने वाली बात है कि अगर आपका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जितनी भी ड्यूरेशन के लिए हो रहा है, मेजॉरिटी उसका जो सबसे ज़्यादा पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होता है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी पीरियड फंडस में। ये धीरे धीरे वेव नीचे की तरफ आती है, पूरा यूट्रस एज ए होल फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है। पर स्टार्टिंग कहाँ से होती है? फंडस में नियर द कॉर्नू। यहाँ से स्टार्ट होके ये पूरा पैटर्न जो है हमने देखा था, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो असर आ रहा था उससे ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर बढ़ते हैं, उससे गैप जंक्शन बढ़ते हैं। तो ये आपका जो मैसेज वहाँ से स्टार्ट हुआ है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये मैसेज पास होते होते पूरे यूट्रस में फैलता है, एक वेव की तरह फैलता है, लहर की तरह फैलता है। उसके बाद में फिर रिलैक्सेशन होता है। तो आपका सबसे अगर हम देखें कहें कि क्या ये पार्ट और ये पार्ट आपका एक जितना ड्यूरेशन तक कॉन्ट्रैक्ट करता है? नो, फंडस में कॉन्ट्रैक्शन इज लॉन्गर एज कंपेयर टू द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस। तो ये हमारा पेसमेकर है यूट्रस का। सो पेसमेकर केवल हार्ट में नहीं होता है, आपके यूट्रस में भी होता है एंड इट कैन कम एज एन MCQ ऑल्सो। सो इफेक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है ये दिस इज बोथ द हाफ ऑफ द यूट्रस, इस तरफ से भी और नीचे जो जाता है लहर की तरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन वेव ऑफ बोथ हाफ्स। देन देर इज अ फंडल डोमिनेंस। आई जस्ट टोल्ड यू, यहाँ से आपका वेव स्टार्ट होती है। डोमिनेंस कहाँ से है? आपका फंडस से डोमिनेंस है। और जो ये एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करता है एंड जो इंट्रा एमनियोटिक प्रेशर है
आपका वो 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ऊपर जाता है विद द ऑनसेट ऑफ लेबर। यू कैन नॉट मेजर दिस इन ईच एंड एवरी वुमेन। इंट्रा एमनियोटिक प्रेशर 20 मिलीमीटर मरकरी से, ये याद रखना है कि अगर हम यूट्राइन प्रेशर को, कॉन्ट्रैक्टिलिटी के प्रेशर को जो हम नापते हैं, वो भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिट क्या होती है। सो दिस इज मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और यू कैन ऑल्सो से मॉन्टेविडियो यूनिट्स। इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। यहाँ पे मैं आपको एक ब्रीफ बता देती हूँ। व्हाट आर दीज मॉन्टेविडियो यूनिट्स? मॉन्टेविडियो यूनिट्स होते हैं कि 10 मिनट में आपका जब भी ये कॉन्ट्रैक्शन आया है, तो जो आपका इंट्रा एमनियोटिक प्रेशर जो गया है, इनके सम्स को इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इनको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं इन ड्यूरेशन ऑफ 10 मिनट पीरियड। तो ये मान लीजिए एक में 50 हो गया, एक में 80 हो गया और एक में 80 हो गया, और ये 3 ही कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। तो इनको अगर हम सम कर देंगे तो दे आर गोइंग 210। तो अगर हम कहेंगे कि लेबर स्टार्ट हो गया है, तो लेबर के लिए जो इसकी MVU मॉन्टेविडियो यूनिट की जो वैल्यू है, ये होनी चाहिए कितनी? अगर 200 से ऊपर है तो दैट मीन्स लेबर हैज स्टार्टेड। सो दिस इज 200। अगर आपके MVU 200 हैं, यानी कि 10 मिनट के पीरियड में जितने कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, उसमें जितना आपका इंट्रायूट्राइन प्रेशर इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी जा रहा है, वी विल ऐड ऑल दोज वैल्यूज, एंड इफ इट इज मोर देन 200 दैट मीन्स लेबर हैज स्टार्टेड। सो आपको ये MCQ आ सकता है कि इंट्रायूट्राइन प्रेशर किस में मेजर करते हैं? मिलीमीटर ऑफ मरकरी, एंड द अदर यूनिट इज MVU। एंड 1 MVU, अगर वो पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 MVU इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। दिस इज ऑल्सो दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन योर MCQ। नाउ सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये अगर आपका सब कुछ एक साथ चल रहा है, तभी आपके गुड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इफेक्टिव उनका कॉन्ट्रैक्शन के पैटर्न होता है। नाउ कमिंग टू कि जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो व्हाई अ वुमन एक्सपीरियंसेस पेन, व्हाट इज द कॉज कि उसको पेन क्यों होता है? दिस कैन बी आस्क्ड इन योर राउंड वाइवास और इन योर शॉर्ट नोट ऑल्सो। सो पहला तो मायोमेट्रियल हाइपोक्सिया, जैसे कि हमें एंजाइना का पेन महसूस होता है इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसी तरीके से क्योंकि वहाँ पे जब वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वहाँ पे आपका जो ब्लड आ रहा है वो कम आ रहा है, और उसकी जैसे जो मसल्स हैं दे आर गेटिंग हाइपोक्सिएटेड, और मायोमेट्रियल इस्चीमिया की वजह से, हाइपोक्सिया की वजह से आपको हो सकता है। सेकेंड कॉज इज स्ट्रेचिंग ऑफ द पेरिटोनियम। यूट्रस के अपर सेगमेंट में पेरिटोनियम अच्छे से उस पर अटैच होता है, लूजली अटैच नहीं होता है, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो उसकी स्ट्रेचिंग भी हो सकती है। इसका ये दिस कैन ऑल्सो बी द कॉज ऑफ पेन ऑफ द लेबर। नाउ व्हेन वी विल सी कि जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन लेबर में आ गए हैं, अच्छे वाले कॉन्ट्रैक्शन जब आपका लेबर स्टार्ट हो गया है, तो उससे सर्वाइकल, हमने पढ़ा है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन डेट कॉज सर्वाइकल चेंजेस। तो जब सर्विक्स का डायलेटेशन हो रहा है तो उसकी वजह से भी, स्ट्रेचिंग की वजह से भी पेन होता है, एंड ऑल्सो द कंप्रेशन ऑफ द नर्व गैंग्लिया अराउंड द सर्विक्स। तो जो इसका क्यूटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है आपका T10 to L1। दिस इज MCQ क्वेश्चन, T10 to L1। यूट्राइन पेन जो आता है वो T10 to L1 आता है, और आपका सर्वाइकल जो पेन आता है वो आपका सैक्रल प्लेक्सस से जाता है। सो दिस इज MCQ पार्ट। नाउ कुछ स्मॉल टर्म्स हैं दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट, और यू कैन बी आस्क्ड, डेफिनेटली आस्क्ड। अगर आपका वाइवा इस पोर्शन पे चल रहा है तो यू विल डेफिनेटली बी आस्क्ड बाय दोज क्वेश्चन। तो सबसे पहला, व्हाट इज टोनस? टोनस का मतलब होता है इन बिटवीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इन बिटवीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन व्हाट इज द इंट्रायूट्राइन प्रेशर। सो दिस इज टोनस इज द इंट्रायूट्राइन प्रेशर, जो आपका यूट्रस के अंदर का जो प्रेशर है व्हेन द यूट्रस इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग। दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हेन द यूट्रस इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग। सो दिस इज टोनस। हमने पिछले वीडियो में देखिए एंटीपार्टम हिमोरेज में हमने कहा था यूट्राइन टोन इज रेज्ड, टोन बड़ी होती है।
इवन इन बिटवीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यहाँ का इंट्रा यूट्राइन प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है इन केस ऑफ एब्रप्शो प्लेसेंटे। सो व्हेन वी से टोन इज रेज, तो ये हम इस टोन के बारे में बात करते हैं। जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है व्हेन लेबर हैज स्टार्टेड, तो हमने देखा था 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ऊपर इंट्रा यूट्राइन प्रेशर जाएगा। ओके, इन फर्स्ट स्टेज इट कैन गो अप टू 50 mmHg. These are all values that can be asked in your MCQ. In second stage up to 120 mmHg ये प्रेशर जा सकता है। नाउ अब हमें बात करनी है टोनस की, जो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। सो दीज आर ऑल ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, बट इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन ये कितना होना चाहिए, 8 मिलीमीटर से 10 mmHg तक चला जाता है। तो जिससे क्या हो रहा है, जो आपका ब्लड सप्लाई रुकती है बिकॉज ऑफ दिस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी, वो आपकी रिगेन हो जाती है। तो बेबी इज ऑल्सो नॉट एट रिस्क। उसका भी हमें, जब यूट्राइन, इसका काम, लेबर का काम केवल बेबी को एक्सपेल करना नहीं है, उसका काम है बेबी को एक्सपेल करना इन गुड स्टेट। सो उसका ब्लड सप्लाई भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए, बेबी में भी हाइपोक्सिया नहीं होना चाहिए। सो दिस इज टोनस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हेन देयर इज नो लेबर पेन। दिस टोनस इज अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इतना कम प्रेशर उसमें होता है। लेकिन ड्यूरिंग लेबर आपका 8 to 10 तक जा रहा है, तो दैट मीन्स कि बेबी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इन केस ये वो पूछेंगे कब बड़ा होता है दिस इंट्रायूट्राइन प्रेशर, इन केस ऑफ एब्रप्शो प्लेसेंटे एंड ऑल्सो इन ओवर डिस्टेंशन लाइक पॉलीहाइड्रेमनियोस, और इन ट्विन प्रेगनेंसी भी आपका जो रेस्टिंग स्टेट है इंट्रायूट्राइन प्रेशर की, दैट इज टोनस इज हाई। सो दिस इज टोनस। अब जो यूट्राइन लेबर पेन होते हैं उनकी हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। सो फ्रीक्वेंसी जब वो स्टार्ट होती है, व्हेन शी विल कम इन अर्ली लेबर, शी कैन से दैट 10-15 मिनट में, एंड धीरे धीरे आपके क्या हो जाते हैं, एवरी 2 to 3 मिनट आपको लेबर पेन आएंगे। तो ये एक पैटर्न है कि आपका, ये हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती चली जाती है उसके पेन के होने की। इंटेंसिटी को कैसे नापते हैं, इस हमें इंट्रायूट्राइन प्रेशर से मैंने आपको भी बताया था कि आपका फर्स्ट स्टेज में 50 mmHg तक जा सकता है और सेकेंड स्टेज में 120 mmHg। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ दिस इंट्रायूट्राइन प्रेशर, कितना होगा आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी, राइट। बेबी के बर्थ से पहले सेकेंड स्टेज में इट इज़ 120 mmHg। नाउ क्वेश्चन कैन बी, इट इज़ आगे आपको MCQ में कि आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी इन थर्ड स्टेज 50 होगा, 120 होगा, या मान लीजिए 100 होगा, तो आपका क्या आंसर होगा, इट विल बी द सेम एज इन सेकेंड स्टेज। हालांकि वो पेन मदर का कम हो जाता है, क्योंकि जो डिस्टेंशन है यूट्रस का वो एकदम से कम हो जाता है, वो जो स्ट्रेचिंग इफेक्ट पेन का हो रहा है वो कम हो जाता है, बट जो इंट्रायूट्राइन प्रेशर है इट रिमेन्स द सेम एज इन सेकेंड स्टेज। सो प्लेसेंटा, जब आपका थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में जब प्लेसेंटा आपका रिमूव हो रहा है, उस समय भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन चलते हैं और उस समय भी इंटेंसिटी उसकी उतनी ही होती है जितनी सेकेंड स्टेज में होती है। सो दिस कैन बी आस्क्ड इन योर आइदर वाइवा और MCQ में, तो ये आराम से पूछा जा सकता है। नाउ कमिंग टू ड्यूरेशन, इनिशियली जो आपके पेन होते हैं वो आपको 10-15 सेकेंड के लिए आएंगे, फिर धीरे धीरे वो ड्यूरेशन बढ़ती चली जाती है, 45 सेकेंड तक आपके पेन फिर रहते हैं, जो लेट फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज में होते हैं। सो दीज आर द 3 थिंग्स यू विल नोट डाउन। अगर आप लेबर रूम में है, आप किसी वुमेन इन लेबर को एग्जामिन कर रहे हैं, तो आपको उसको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इन तीनों पैरामीटर में, इट इज़ गुड टू when you are writing down notes on your paper, it is a very nice habit to write all these findings जो आपको वुमेन में नज़र आ रही हैं इन 3 के संदर्भ में। तभी आप कह सकते हैं कि whether she is having adequate uterine contraction in first stage, या फिर उसको आपको augment करना पड़ेगा
तो जब तक आप इस चीज़ को राइटिंग में नहीं लिखेंगे आप अपनी चीज़ों को बाद में प्रूव नहीं कर सकते हैं। और जब तक आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो आप हो सकता है कि जो आपका बिकॉज ऑफ पुअर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो आपका लेबर प्रोग्रेस नहीं हो रहा, आप उसके लिए पेशेंट को सिजेरियन के लिए ले लें। तो जब तक आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, आप एडिक्वेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं लाएंगे और देखते नहीं है कि भाई फिर उसका क्या असर आ रहा है, तब तक आप उसको फेलियर ऑफ प्रोग्रेस नहीं कह सकते हैं। नाउ रिट्रैक्शन, देयर इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ मायोमेट्रियल मसल फाइबर्स जो हैं आपकी, उनकी एक अलग प्रॉपर्टी है रिट्रैक्शन, जो कि किसी और मसल फाइबर में नहीं होती है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस रिट्रैक्शन इज परमानेंट शॉर्टनिंग ऑफ द मसल फाइबर लेंथ आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। मान लीजिए ये मसल फाइबर आपकी इतनी है, ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ और कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये आपकी इतनी रह जाएगी, फिर एक और कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर इसकी लेंथ जो है वो इतनी रह जाएगी, फिर एक और कॉन्ट्रैक्शन हुआ। हालांकि ये इतनी तेज़ी से नहीं हो रहा जितना मैं आपको दिखा रही हूँ, बट ये आपको अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके बाद जो रिलैक्सेशन हो रहा है, तो वो रिलैक्सेशन का फेज जो पार्ट है कि वो पूरी अपनी लेंथ में आ जाती है वापस, दैट पार्ट इज मिसिंग, दैट कमिंग बैक टू द नॉर्मल शेप, नॉर्मल लेंथ, दैट पार्ट इज मिसिंग इन यूट्राइन मसल। अब आप सोचेंगे ये तो बड़ी गड़बड़ हो रही है, बट ये गड़बड़ नहीं हो रही है, ये नेचर का ही एक तरीका है। इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा पूछेंगे कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं रिट्रैक्शन के, तो यू में जस्ट जंप ऑन टू आंसर कि इससे आपका पीपीएच बचता है, ठीक है। लेकिन पीपीएच इज़ ए लेटर थिंग। इससे पहला फ़ायदा क्या होता है, एडवांसमेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, वो रिकॉइल वापस नहीं होता है। पीछे से मैंने अभी पुश किया और आपका जो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो फीटस है वो आगे मूव हो रहा है, डिसेंट हो रही है। हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, मैंने बताया था कि देयर इज़ अ रेगुलर डिसेंट दैट इज़ गोइंग ऑन, डिसेंट नीचे की तरफ वो बेबी शिफ्ट होता जा रहा है उसका। तो वो जो डिसेंट हुई है, अगर आपने पीछे से फिर रिलैक्स कर दिया तो वो रिकॉइल हो जाता है, जो उसके सर्विक्स में और जो आपका पेल्विक जो टिश्यू है वहाँ से वो रिकॉइल होके वापस ऊपर आ जाता है। लेकिन इस पार्ट को प्रिवेंट करने के लिए नेचर ने क्या किया कि जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो पीछे का पार्ट रिलैक्स ही नहीं होगा और जो जितना आगे पहुंच गया वो पहुंच गया। सो दिस इज रिट्रैक्शन, परमानेंट शॉर्टनिंग ऑफ द यूट्राइन मसल फाइबर लेंथ आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन। सो ये पहुंच गया तो पहुंच गया, अब हम उस स्टेज पे पहुंच गए, वहीं अटक गए। फिर उसके बाद जैसे मैं अगर आपको थोड़ा सा फिगर में एक्सप्लेन करके बताना चाहूँ, जैसे आपका ये यूट्राइन ओवॉइड है, यहाँ आपका बेबी है ये। तो जब यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये थोड़ा सा मान लो यहाँ पे शिफ्ट हुआ, और जब ये रिलैक्स होगा तो ये वापस से ऊपर स्प्रिंग एक्शन की तरह वापस पहुँच जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये जो आपका शॉर्टनिंग हुई तो जो ये एडवांसमेंट हुआ है इतना, इट रिमेन्स देयर ओनली। ये अब ऊपर नहीं जाएगा ना ये ऊपर जाएगा। जब पीछे से यूट्रस नीचे आ जाएगा वो जगह नहीं देगा तो बेबी भी रिकॉइल होके वापस नहीं जाएगा। सो दिस इज अ जो परमानेंट आपका मूवमेंट हो रहा है आगे की तरफ। और दूसरा क्या है, रिट्रैक्शन जो है ये केवल अपर यूट्राइन सेगमेंट में होता है। एक लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है, एक अपर यूट्राइन सेगमेंट। तो हर बार जब, अब आप कहोगे कि जब लेबर हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद में यूट्रस का साइज तो हमें हर कॉन्ट्रैक्शन के बाद छोटा होता नजर नहीं आ रहा। सो यूट्राइन सेगमेंट, यूट्रस इज डिवाइडेड इनटू अपर यूट्राइन सेगमेंट एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट। तो ये अपर यूट्राइन सेगमेंट है, मान लो ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट है। तो हर बार क्या होगा, ये अपर सेगमेंट में रिट्रैक्शन होता है, लोअर सेगमेंट में रिट्रैक्शन नहीं होता, वहाँ रिसेप्टिव रिलैक्सेशन होता है। जब वो आपका प्रेजेंटिंग पार्ट यहाँ एडवांस करेगा तो अगली बार ये आपका जो लोअर सेगमेंट अभी तक इतना था ये यहाँ से पहुँच गया, तो ये रिलैक्स होके ये बड़ा होता चला जाता है और ये छोटा होता चला जाता है अपर पार्ट।
सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यूट्रस का साइज छोटा हर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बाद नहीं होता, अपर पार्ट जो है उसमें रिट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो दिस एसेंशियल प्रॉपर्टी इन द, एक तो इससे लोअर यूट्राइन सेगमेंट बनता है, उसकी थिनिंग हो जाती है। लोअर यूट्राइन सेगमेंट इनिशियली तो 1 और 2 सेंटीमीटर का होता है, जब लेबर स्टार्ट होता है इट कैन गो अप टू 10 सेंटीमीटर। एंड व्हाट फर्स्ट इज formation of lower uterine segment, then maintaining the advancement of the presenting part, also to reduce the surface area of the adherence of placenta। जब आपका हर बार वो शॉर्ट होता जा रहा है तो जो सरफेस एरिया है प्लेसेंटा जहाँ पे अटका हुआ है वो भी आपका छोटा हो जाएगा, तो देर आर चांसेस ऑफ लेस ब्लड लॉस एंड इफेक्टिव हीमोस्टेसिस आफ्टर दिस। जो आपका पीपीएच अवॉइड करता है, दैट इज द फोर्थ पार्ट। सो इसके 4 जो आपके बेनिफिट है, नंबर 1 इज it is essential in the formation of lower uterine segment, it is essential for the maintaining the advancement of the presenting part। Third one is it helps in the reducing the surface area of the placental attachment and reduces the this chances of postpartum hemorrhage, and also because of this retractile property आपका आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा देयर ऑकर्स hemostasis and it prevents postpartum hemorrhage। So these are the things that are very frequently asked in your vivas। Now coming to the events in the first stage of labor। अब फर्स्ट स्टेज क्या होती है? इट इज़ द बेसिकली फर्स्ट स्टेज है क्या? इट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ द बर्थ कैनाल। जो हमारी बर्थ कैनाल होती है उसको प्रिपेयर करती है फर्स्ट स्टेज जो लेबर की है। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए क्या है, जो आपका सर्विक्स जो बंद पड़ा है, एक तो ये सर्विक्स आपका ओपन हो जाएगा। सर्विक्स ओपन होने के साथ साथ आपका लोअर यूट्राइन सेगमेंट अभी हमने देखा था ये भी बनता है। तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट को बनाना एंड डायलिटेशन एंड डिफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स, ये 2 काम हो रहे हैं, तभी उसके बाद ही तो बेबी बाहर आएगा। तो दिस इज फर्स्ट स्टेज इज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ द बर्थ कैनाल। सो डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स के जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? स्मूथ मसल होता है, उसमें कितना 5 to 20%। दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यू, यू कैन नोट डाउन इन योर मार्केट इन योर बुक्स। सो स्मूथ मसल होते हैं, कोलेजन होते हैं एंड ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ये 3 आपका पार्ट है। तो क्या फैक्टर हैं दैट हेल्प्स इन डायलिटेशन और स्मूथनिंग ऑफ द सर्विक्स? सबसे पहला तो जो सॉफ्ट हो जाता है, वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है उसकी, ओके, एंड एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन बिटवीन द, आपके जो कोलेजन फाइबर्स हैं उनके बीच में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ कोलेजन फाइबर। जो कोलेजन फाइबर हैं वो आपके तोड़ दिए जाते हैं किसके थ्रू? बाय एंजाइम कोलेजिनेज एंड इलास्टेज। सो दिस जो कोलेजन है जो उसको फर्मनेस दे रहा है उसको आप ब्रेक कर देते हो, बॉडी ब्रेक करती है बाय एंजाइम कोलेजिनेज एंड इलास्टेज, एंड दिस स्टार्ट्स एक्टिंग prior to onset of labor in primigravida, but in multigravidas ये चीज़ आपकी लेबर के स्टार्ट होने के बाद ही होती है। सो दिस कोलेजिनेज इन इलास्टेज इज इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट नेक्स्ट? आपका जो वेरियस ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकेंस हैं, इंक्रीज इन हाइलुरोनिक एसिड एंड डिक्रीज इन डर्मेटान सल्फेट। सो एक तो आपको ये एमसीक्यू में पूछने के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन आएगा कोलेजन की मात्रा बढ़ती है कि घटती है? क्योंकि कोलेजन को हम तोड़ रहे हैं तो कोलेजन की मात्रा घट रही है। कोलेजिनेज और इलास्टेज की मात्रा बढ़ती है या घटती है? क्योंकि वो वहाँ पे बढ़ रहा है तो उनकी कोलेजिनेज एंड इलास्टेज वो क्या हो जाएंगे? दे विल इंक्रीज। नाउ जो आपके हाइलुरोनिक एसिड है, हाइलुरोनिक एसिड का क्या हो रहा है? इंक्रीज। एंड डर्मेटाइन सल्फेट क्या क्या हो रहा है? ये 4 आपको याद रखने हैं, वह एमसीक्यू में ये आराम से पूछे जाएंगे। तो कोलेजिन और डर्मेटाइन सल्फेट ये कम हो जाते हैं, हाइलुरोनिक एसिड एंड कोलेजिनेज एंड इलास्टेज ये बढ़ जाते हैं एट द, किस लिए? आपके सर्वाइकल इफेसमेंट के लिए। सो ये आप अपने बुक्स में मार्क कर लीजिए बिकॉज दिस इज़ अ वेरी पोटेंशियल एमसीक्यू।
कोलेजन एंड डर्मेटान सल्फेट जो है CND ये कम हो जाते हैं, और कोलेजिनेज इलास्टेज, अब कोलेजन कम हो रहा है तो किसकी वजह से, कोलेजिनेज और इलास्टेज की वजह से कम हो रहा है वो, और हाइलुरोनिक एसिड ये बढ़ जाते हैं। एंड ऑल दीज थिंग्स आर ऑकरिंग बिकॉज ऑफ द ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड ऑक्सीटोसिन। सो ये दिस इज दिस पार्ट ऑफ योर दिस बुक जो है आपका, ये एक पोटेंशियल MCQ आपको ये याद रखना है। Now, what are the other factors, actual factors that are responsible for dilatation of cervix? This can be asked in your viva. सबसे पहला यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। अभी हमने देखा था जो यूट्राइन मसल फाइबर्स दे आर लॉन्जिट्यूडिनल, और जो आपके सर्विक्स में हैं मसल फाइबर्स दे आर सर्कुलर। तो ये आपके यहाँ पे आके सर्कुलर फाइबर्स में ये अटैच होते हैं लॉन्जिट्यूडिनल। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये ऊपर को खींचते हैं। अब आप ये देखिए इसमें ये तो आपको 2D इमेज दिख रही है, अगर आप 3D इमेज में देखो कि ये सब तरफ से आके लॉन्जिट्यूडिनल मसल फाइबर जो हैं ये यहाँ के सर्कुलर मसल फाइबर में जुड़ रहे हैं। तो जब ये ऊपर से इसको पुश करेंगे, मतलब पुल करेंगे, ऊपर से इसको पुल करेंगे, तो ये जो आपका है ये सारा पार्ट इसके साथ ऊपर जाता है। सो इसकी वजह से क्या हो रहा है आपका, टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स एंड ऑल्सो डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। सो दिस इज अ बकेट हैंडल फैशन में ये आपका अटैच है। जो यूट्राइन लॉन्जिट्यूडिनल मसल फाइबर्स हैं वो इस सर्वाइकल सर्कुलर मसल फाइबर में अटैच होते हैं एंड विद ईच यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। और हमने देखा है कि कॉन्ट्रैक्शन के बाद अपर सेगमेंट में क्या हो जाता है, रिट्रैक्शन, तो वो ऊपर ही रह जाता है। तो जो आपका जो इस पार्ट पे जो ऊपर को खींचा ये ऐसे ही फिर नीचे डायलिटेशन आपकी प्रोग्रेस होती चली जाती है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस। ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन आया, इसको नीचे खींचा तो ये भी यहाँ नीचे खुलता चला जाता है। ओके, नेक्स्ट इज बैग ऑफ मेम्ब्रेन। ये हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था। जो आपका फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट है, आप माने फीटल हेड जो है वो बॉल वॉल मैकेनिज्म की तरह से आके यहाँ अटक जाएगा। यहाँ पे हमें पता है कि हेड आपका ऑक्यूपाई हो जाता है, वेल फिट हो जाता है। तो जो पीछे का है एमनियोटिक फ्लूइड इट बिकम्स हाइंड वाटर, एंड जो आगे का एमनियोटिक फ्लूइड है इट बिकम्स फोर वाटर। और जब वो प्रेशर आपका इसके थ्रू लगता है तो वो मैंने जैसे बलून से अगर आप कर रहे हैं तो वो आगे को कैसे बढ़ता है, और जब वो बढ़ेगा आगे को, यहाँ से जब वो प्रेशर देगा, साथ में ये भी ऊपर जा रहा है और ये यहाँ से प्रेशर दे रहा है, तो ये उसको खोलता है। सो दिस इज बैग ऑफ मेम्ब्रेन। सो दिस पार्ट इज दिस बैग ऑफ मेम्ब्रेन वाला इफेक्ट इज एब्सेंट इन PROM एंड ऑल्सो इन केसेज ऑफ ट्रांसवर्स लाई, नॉन ऑब्लिक लाई, नॉन लॉन्जिट्यूडिनल लाई, आइदर इन ऑब्लिक और इन ट्रांसवर्स ये आपका नहीं होता है। नाउ फीटल एक्सिस प्रेशर। जब भी हमारा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी वजह से जो फीटस है वो थोड़ा सा आपका लंबा हो जाएगा। उसकी जो ये आपकी हम कहेंगे कि वर्टिब्रल कॉलम है, ये थोड़ा सा इस पे भी असर आता है, तो ये स्ट्रेट जैसा हो जाता है। और जब ये लंबा होगा तो ये प्रेशर इसके थ्रू नीचे जाएगा। सो दिस फीटल एक्सिस प्रेशर एंड विसर टर्गो। विसर टर्गो का मतलब होता है प्रेशर जो कि पीछे की तरफ से दिया जा रहा है। विसर टर्गो का मतलब है, ऑलवेज रिमेंबर, प्रेशर जो कि आपका पीछे की तरफ से दिया जा रहा है। तो विस टर्गो में भी आपका जब फीटल हेड एडवांस होता है आगे, तो पीछे से वो पुल हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस यूट्राइन मसल्स वो आपका पीछे से पुल हो रहा है। तो विस टर्गो इट इज अ फाइनल फेज ऑफ डायलिटेशन एंड रिट्रैक्शन। आपका वो पूरा पीछे चला जाता है पुल होने की वजह से। तो दिस इज विस टर्गो, अंदर से वो बाहर निकल रहा है और पीछे से वो उसको खींच रहा है। तो दिस इज विस टर्गो। विस टर्गो आपका जो है वो काफ मसल में भी वर्ड आपकी यूज होती है आपका, उसमें इसका मीनिंग है प्रेशर दैट इज गिवन फ्रॉम बिहाइंड। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स दैट आर फेवरिंग मसल सर्वाइकल डायलिटेशन। नंबर 1 इज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। उसकी जो बकेट हैंडल फैशन में आपका जो अपर सेगमेंट के लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर्स हैं, दे आर अटैच्ड टू द सर्कुलर मसल फाइबर ऑफ द सर्विक्स एंड विद ईच contraction and retraction they pull the cervix up. Second is because of the pressure of the bag of membranes,
थर्ड वन इज़ फीटल एक्सिस प्रेशर, फीटस का जो एक्सिस स्ट्रेटन होता है और वो उसको आगे की तरफ पुश करता है। तो आप जैसे मान लीजिए आपके रूम का आधा दरवाज़ा खुला हुआ है और आप उसमें कोई सामान अड़ा देते हैं और आप उसको बगैर टच करे आप उस सामान को धक्का देंगे तो वो दरवाज़ा पूरा खुलता चला जाता है। इसी तरीके से ये फीटल एक्सिस प्रेशर जो है वो भी ऐसे ही काम करता है। एंड विस अ टर्गो, पीछे से आप अंदर का जो पार्ट है वो बाहर निकल रहा है और उस ऊपर के पार्ट से ही जो अटैच हैं वो आपकी मसल जो है वो सर्विकल रिम जो है वो ऊपर खींच जाती है। तो दिस इज विस अ टर्गो, इसकी वजह से फुल डायलिटेशन होता है। इन ट्रांसवर्स लाई जो आपकी एक थोड़ी सी रिम ऑफ सर्विक्स रह जाती है। तो दिस विस अ टर्गो जो है दिस इज एब्सेंट इन केसेस ऑफ ट्रांसवर्स लाई और ऑल्सो इन केसेस ऑफ ऑब्लिक लाई। ब्रीच में ये प्रेजेंट होता है, वर्टेक्स में प्रेजेंट होगा, आपको हम ब्रो में भी कह सकते हैं प्रेजेंट है, हर चीज़ में प्रेजेंट है, बट दिस इज एब्सेंट इन ट्रांसवर्स लाई एंड ऑल्सो इन ऑब्लिक लाई। सो दिस कैन बी आस्क्ड इन योर MCQ. Now coming to effacement and taking up of the cervix. इफेसमेंट, दिस सॉफ्टनिंग जो हो रही है आपकी, जो हमने पीछे देखा था सर्वाइकल फैक्टर्स का, अब ये इफेसमेंट किन कंडीशन में पुअर रह जाता है, जहाँ पे आपका ज़्यादा फाइब्रोसिस हो जाता है, लाइक इन केसेस ऑफ प्रोलैप्स यूट्रस। आपका अगर सर्विक्स बाहर है या आपका प्रीवियस डिलीवरी में सर्विक्स को इंजरी हो गया है, उसकी जैसे वहाँ पे फाइब्रोसिस हो गया है, या CA सर्विक्स है, उस केसेस में आपका डायलिटेशन या सर्वाइकल सॉफ्टनिंग एंड डायलिटेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, वहाँ इंजरी होने के चांसेस होते हैं। सो दिस इफेसमेंट इट स्टार्ट टेकिंग प्लेस इन प्री लेबर in case of primigravida, and in multigravida this effacement and dilatation they go hand in hand during labor only. So this is also a question that is very frequently asked in your rounds. जो आपका सर्वाइकल डायलिटेशन एंड इफेसमेंट, डायलिटेशन मतलब आपका जो है वो एपर्चर का साइड बड़ा होना, एंड इफेसमेंट इज सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। जो आपकी लेंथ ऑफ द सर्विक्स है वो आपकी बिल्कुल टेकिंग अप इन कंटिन्यूटी विद द यूट्राइन वॉल हो जाती है, तो सॉफ्ट हो जाना। इफेसमेंट आप कह सकते हैं सॉफ्टनिंग एंड डिक्रीजिंग इन द लेंथ ऑफ द सर्विक्स, एंड डायलिटेशन इज उसका जो एपर्चर है वो बढ़ना। तो दिस इफेसमेंट ऑकर्स इन केस ऑफ प्री लेबर, इन केस ऑफ प्राइमिग्रेविडा जो हमने देखा है। प्री लेबर फेज में मैंने आपको ये MCQ में भी डाला था कि प्री लेबर में आपका ये होता है, और आपका इफेस सर्विक्स के बाद में डायलिटेशन होता है। सो इन केस ऑफ प्राइमिग्रेविडा इफेसमेंट ऑकर्स फर्स्ट, देन देयर इज डायलिटेशन। इन केस ऑफ मल्टीग्रेविडा दे बोथ गो हैंड इन हैंड। नाउ कमिंग टू लोअर यूट्राइन सेगमेंट। अब लोअर यूट्राइन सेगमेंट क्या बोला है, थोड़ा सा हमने इसको पहले देख लिया है, तो उसके बारे में इट इज़, कोई ऐसा आपको कहे यूट्राइन के स्पेसिमेन में, छोटे यूट्राइन के स्पेसिमेन में, कि इसमें बताओ कहाँ है लोअर यूट्राइन सेगमेंट, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि उसका कोई एनाटॉमिकल वगैरह या फिजियोलॉजिकल लैंडमार्क ऐसा बहुत ईजिली नहीं दिखता है। आप ये कह सकते हैं कि एनाटॉमिकल इंटरनल ऑस और हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस के बीच का जो पोर्शन है इट बिकम्स लोअर यूट्राइन सेगमेंट। ये ऊपर होगा टुवर्ड्स द यूट्रस, दिस इज टुवर्ड्स द सर्विक्स। ऊपर एनाटॉमिकल इंटरनल लॉस, नीचे हिस्टोलॉजिकल इंटरनल लॉस, बीच में आ गया लोअर यूट्राइन सेगमेंट। आप अगर इसको ऐसे याद रखना चाहें तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट ऑफ द यूट्रस वो वाला पार्ट है जहाँ पे पेरिटोनियम आपका लूजली अटैच्ड होता है, लूजली अटैच होता है, बहुत छोटा सा पार्ट है इन नॉन ग्रेविड, बट ग्रेविड और इन लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी आप उसको अच्छे से डिमार्केट कर सकते हैं। जब आप सिजेरियन करते हैं यू कैन सी कि आपका एक पार्ट पे आके ये बिल्कुल ग्लिसनिंग है और यहाँ पे आके लूजली अटैच्ड आपका पेरिटोनियम होता है। आप उसको फिर पेरिटोनियम को सेपरेट करते हैं और फिर आप लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इंसिजन करते हैं। सो दिस इज दिस पार्ट। अब ये अर्ली प्रेगनेंसी में भी आप थोड़ा बहुत दिखता है, ज़्यादा नहीं दिखता है, बट इन लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी, इसीलिए हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया इज अ डायग्नोसिस ऑफ लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी इन द सेकेंड हाफ स्पेशली, क्योंकि उससे पहले में आपको वो हो सकता है नज़र आ रहा हो कि लोअर यूट्राइन सेगमेंट में है, बट बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट वो आपको फिर प्लेसेंटा ऊपर चला जाता है। प्लेसेंटल माइग्रेशन, इसके बारे में अगर आपको डिटेल देखना हो आप प्लेसेंटोग्राफी वाले वीडियो में देख सकते हैं। सो दिस इज लोअर यूट्राइन सेगमेंट।
जब ये, और हमने देखा है कि जो रिट्रैक्शन हो रहा था वो केवल अपर यूट्राइन सेगमेंट में हो रहा था, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में नहीं हो रहा था दैट रिट्रैक्शन। तो ये डायलेट होता जाता है, ये बड़ा होता जाता है इन ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। मान लीजिए स्टार्टिंग में ये इतना था, तो आपका फुल डायलेटेशन तक ये आपका अराउंड 10 सेंटीमीटर का हो जाता है। तो द साइज ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज इंक्रीजिंग ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। अब जहाँ पे यहाँ पे तो आपका क्या हो रहा है, अपर पार्ट में रिट्रैक्शन, लोअर पार्ट में आपका रिट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी एक फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग बन जाती है। तो दिस यू कैन से कि इसका अपर पार्ट इज डिवाइडेड बाय द फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग, और नीचे आपका जहाँ पे इसका सर्विक्स के साथ कंटिन्यूटी हो रही है वहाँ के बाद में यहाँ पे आपका, तो ये पार्ट जो है आपका ये दिस इज लोअर यूट्राइन सेगमेंट। अब इस लोअर यूट्राइन सेगमेंट के जब लेबर स्टार्ट होता है तो इट इज, यू कैन से इट इज सेमी सर्कुलर इन शेप। This can be asked in your MCQ. Lower uterine segment at the onset of labor is semicircular in shape, लेकिन जब वो आपका फुल डायलेटेशन हो जाता है तो ये आपका यहाँ पे सर्विक्स है, तो ये सेमी सर्कुलर शेप में है। फुल डायलेटेशन होने के बाद में ये आपका सिलेंड्रिकल शेप में हो जाता है। सो इट बिकम सिलेंड्रिकल एट द टाइम ऑफ फुल डायलेटेशन। क्यों? क्योंकि वहाँ से वो आपका बर्थ कैनाल आपकी कंप्लीट तैयार हो जाती है। नाउ व्हाट इज़ द इसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी होती हैं लोअर यूट्राइन सेगमेंट की। यहीं पे अगर आपका वाइवा चल रहा है तो आपसे तुरंत क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसकी पूछी जाएगी। इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये होती है, एक तो जो आपका ये है इम्प्लांटेशन, दिस फिनोमिना ऑफ रिसेप्टिव रिलैक्सेशन एनेबल्स एक्सपेंशन ऑफ द फीटस बाय फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट बर्थ कैनाल। एक तो आपका ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट बनेगा तभी आपका बर्थ कैनाल प्रिपेयर होती है और आपका बेबी आउट हो जाएगा। इट हेल्प्स इन द लेबर। नाउ इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज नोन एज प्लेसेंटा प्रीविया। वी हैव यू कैन गो डिटेल इन द थ्रू द प्लेलिस्ट ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज। तो अगर आपका प्लेसेंटा इस लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो गया है तो इट गिव्स राइज टू ए क्लिनिकल कंडीशन कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया, एंड इट इज थ्रू दिस पार्ट लोअर सेगमेंट से ही हम सिजेरियन करते हैं। तो इसीलिए सिजेरियन सेक्शन को अब हम कहते हैं लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। सो ये लोअर सेगमेंट से ही हम इंसिजन देके बेबी को निकालते हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द यूट्रस जहाँ पे हम सिजेरियन में इंसिजन देते हैं। सो थर्ड क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। नाउ अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया है तो वहाँ पे क्योंकि डिसिडुअल रिएक्शन पुअर होती है तो इट में गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ मॉर्बिडली अडेरेंट प्लेसेंटा, और पोस्टपार्टम हेमोरेज के चांसेस भी इसमें ज़्यादा होते हैं। वन मोर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, इन केस ऑफ मल्टीग्रेविडा इफ़ देयर इज ऑब्स्ट्रक्टेड यूटेरस तो आपका हम कहते हैं यूट्राइन रप्चर हो जाता है। इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर मल्टीग्रेविडा में देर इज अ चांस, और देखे भी जाते हैं, यूट्राइन रप्चर। सो दिस यूट्राइन रप्चर इन केस ऑफ मल्टीग्रेविडा इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर इज थ्रू दिस लोअर सेगमेंट ओनली, क्योंकि अपर सेगमेंट तो आपका हर कॉन्ट्रैक्शन के बाद में रिट्रैक्ट होकर थिक हो जाता है। दिस goes on thinning and thinning and thinning, so it at some point it gives way, and in multigravida प्राइमरी ग्रेविडा में यूजुअली यूट्राइन रप्चर नहीं होते हैं, मल्टीग्रेविडा में थ्रू लोअर यूट्राइन सेगमेंट ये रप्चर होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लोअर यूट्राइन सेगमेंट। नाउ कमिंग टू इवेंट दैट आर ऑकरिंग इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। ये तो फर्स्ट स्टेज था आपका, सर्वाइकल बर्थ कैनाल कैसे तैयार हो रही है, डायलिटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट आर द इवेंट्स दैट आर टेकिंग इन सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज हमें क्या पता है, इट इज ए एक्सपल्शन स्टेज। तो एक्सपल्शन स्टेज जो है उसमें एक तो एक्सपल्सिव इफेक्ट कहाँ से आ रहा है, यूट्रस से। उसमें साथ साथ में दूसरा हमने देखा था मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट होता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर भी बढ़ता है। सो इट इज़ द स्टेज विच इज एसोसिएटेड विद द डिलीवरी गोइंग आउट ऑफ द फिटस थ्रू द बर्थ कैनाल। सो इसमें आपका बियरिंग डाउन एफर्ट, मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट के भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नाउ कमिंग टू इवेंट इन द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या है, प्लेसेंटल डिलीवरी। प्लेसेंटल डिलीवरी के लिए पहले तो प्लेसेंटा को देखो अपनी जगह से छूटना भी तो है।
वहाँ से बेबी तो फ्री मूविंग है, वो तो आ गया, लेकिन प्लेसेंटा तो जुड़ा हुआ है अभी भी यूट्राइन वॉल से, तो वो कैसे वहाँ से अलग होके बाहर निकलेगा। सो जो थर्ड स्टेज है वो भी आपकी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो आपका सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, एंड जो प्लेसेंटा जो आपका जब सेपरेट हो गया देन डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। तो सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा जो है क्योंकि हमने देखा था रिट्रैक्शन जो हो रहा है उससे जब डिलीवरी ऑफ बेबी होता है तो आपका सरफेस एरिया कम होता है, तो एक वो हेल्प करता है प्लेसेंटल सेपरेशन को। प्लेसेंटल सेपरेशन होने के दो तरीके बताए गए हैं, मैकेनिज्म। एक तो है सेंट्रल, कि जो आपका प्लेसेंटा अटैच है उसके बीच में से वहाँ पे वो कहते हैं कि साइनस से सबसे पहले ब्लड निकलता है और वो धीरे धीरे सारे को सेपरेट कर देता है। इसको क्या कहते हैं हम? सेंट्रल को शुल्स। और एक है मार्जिनल सेपरेशन, वो ये कहता है कि आपका साइड से ही प्लेसेंटा सेपरेट होता है और वो पूरा का पूरा आपका सेपरेट हो जाता है। दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ सेपरेशन ऑकर्स फ्रॉम द सेंटर इन सेंट्रल सेपरेशन और विच इज ऑल्सो कॉल्ड शुल्स। एंड मार्जिनल और मैथ्यू डंकन जो है इट स्टेट्स कि वो आपका जो सेपरेशन है इट इज ऑकरिंग फ्रॉम द पेरिफेरी एंड टेकिंग। जब आपका प्लेसेंटा आपका सेपरेट हो गया इट गेट्स, वो अपने फिर भार की वजह से और साथ में एम्ब्रेन्स को लेते हुए ऑस से बाहर आके आपका या तो लोअर सेगमेंट में आ जाता है या वजाइना में आ जाता है और फिर आपके पुलिंग से या बियरिंग डाउन से वो बाहर आ जाता है। मार्जिनल को मैथ्यू डंकन्स कहते हैं, अनदर नेम सेंट्रल को शुल्स कहते हैं। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? सी एंड एस इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है ये सेम होती है, सेंट्रल शुल्स, आप इसे याद रख लीजिए। और मार्जिनल इज मैथ्यू डंकन, एम फॉर मार्जिनल एंड एम फॉर मैथ्यू डंकन। आपको देख के लगेगा कि दिस इज अ मोर कॉमन मेथड ऑफ सेपरेशन, बट मार्जिनल सेपरेशन और मैथ्यू डंकन का जो मेथड, मैथ्यू डंकन जो कहलाता है सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा मैकेनिज्म, दिस इज मोर कॉमन। सो दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन योर MCQ, so you should be aware of this। अब प्लेसेंटा सेपरेट हो गया, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो होनी है, दैट इज ऑकरिंग ऑफ हीमोस्टेसिस। सो आफ्टर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा व्हाट आर द मैकेनिज्म दैट हेल्प इन द हीमोस्टेसिस? पोस्टपार्टम हेमोरेज क्यों नहीं होता है? So maybe if you are in haste you can only give one reason because of this retraction that is occurring, but अगर आप तीनों आंसर्स देंगे तो आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे खुश हो जाएगा और वो समझ जाएगा कि यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। सो आप एक तो कह सकते हैं कि रिट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ द रिट्रैक्शन दिस PPH इज अवॉइडेड। सो वो सोचेगा कि ये सिर्फ सुना सुनाया बता रहा है, लेकिन अगर आप उसको तीनों मैकेनिज्म बता देंगे तो वो इम्प्रेस होंगे कि येस द स्टूडेंट इज़ वेल अवेयर ऑफ द सब्जेक्ट। सो पहला तो रिट्रैक्शन तो है ही, और जो हमने बताया था फिगर ऑफ 8 की तरीके से ये क्रिस क्रॉस फाइबर में होते हैं। इन फिजियोलॉजिकल चेंजेस में आप देख सकते हैं क्रिस क्रॉस में प्रेजेंट होते हैं ये मसल फाइबर, यहाँ से ब्लड वेसल आ रही है, तो ये इसको लिविंग लाइकेचर्स भी कहते हैं। द लिविंग लाइकेचर इफेक्ट ऑफ द फिगर ऑफ 8 पैटर्न ऑफ मसल फाइबर्स, सो इट कॉन्स्ट्रिक्ट्स द वेसल्स। एक रिट्रैक्शन along, this is also seen for because of retraction। so एक तो ये हो गया। सेकेंड इज जो आपके ओपनिंग है वेसल्स की वहाँ पे थ्रोम्बोसिस होती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड फाइब्रिनोजन इन मैटरनल ब्लड ड्यूरिंग लेबर, दो। और थर्ड वन इज बिकॉज ऑफ द एपोजिशन ऑफ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस, वो एकदम आपकी प्रॉक्सिमिटी में आके अपोज हो जाते हैं, एक दूसरे को अपोज करेंगे तो वहाँ से जैसे आपका मान लीजिए कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो आप उसको दबा देते हैं, तो ये दबाने से क्या हो रहा है, इसी तरीके से वो नेचुरली एक दूसरे को दबाती हैं। सो दिस अपोजिशन ऑफ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस, सो दीज आर द थ्री मैकेनिज्म दैट हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ excessive hemorrhage after separation of placenta। so this was all in this video। अगले वीडियो में हम जो स्टार्ट करेंगे दैट विल बी मैकेनिज्म ऑफ लेबर, वो बहुत ही खास है, वो आपसे टेबल वाइवा में ज़रूर पूछा जाता है, आपके हाथ में पकड़ा दिया जाता है कि चलो इसमें आप लेबर मैकेनिज्म ऑफ लेबर करके दिखाओ, तो वो तो आना मस्ट ही है फॉर ग्रेजुएट्स एंड ऑल्सो फॉर पोस्ट ग्रेजुएट।
तो आपके टिप्स पे होना चाहिए। आपको बेबी या फीटल हेड और मैटरनल पेल्विस दे देंगे और कहेंगे कि इसमें आप मैकेनिज्म ऑफ लेबर दिखाइए। जो ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट होते हैं उनको तो नॉर्मल लेबर पूछा जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट को जो है वो आपका ब्रो एंड ऑल अदर भी पूछा जा सकता है। तो इसमें हम अभी आपका नॉर्मल लेबर में तो ऑक्सीपिटो एंटीरियर ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड सी यू सून। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें।